हम बात करें राइबोसोम की संरचना की, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स की संरचना कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं कि 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अर्थात दो उपिकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक 30S और एक 50S होती है। अगर 30S सब यूनिट की बात करें तो ये एक 60S प्रकार के RRNA और 21 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि 50S की बात करें तो ये दो प्रकार के RRNA जिनमें 5S RRNA और 23S RRNA से मिलकर बनी होती है। साथ में 34 टाइप्स की प्रोटीन देखने को मिलती है। अर्थात आप कह सकते हो कि इनमें लगभग 55 प्रकार की प्रोटीन्स और 3 प्रकार के RRNA से मिलकर ये 70S की दो सब यूनिट 30S और 50S बनी होती है। 55 प्रकार के प्रोटीन इनमें पाई जाती है, लेकिन दो प्रोटीन्स लगभग समान होती है, अतः इन्हें हम 53 प्रकार की प्रोटीन्स ही कंसीडर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स की दोनों उपिकाइयां 53 प्रकार की प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती है। हम बात करते हैं यहाँ डायग्रामेटिक व्यू की। तो डायग्रामेटिक व्यू में हम प्रोकैरियोटिक सेल के ई कोलाई की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से ली गई इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ई कोलाई जीवाणु, जो कि ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु है, उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्टडी की गई और उसके आधार पे इनकी संरचना का अध्ययन किया गया। इनकी संरचना की बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम्स की स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो इसे हम दो मुख्य भाग और एक अपर भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें सामान्यतः स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिनमें नीचे की तरफ बेस या आधार होता है, मिडिल में या मिड रीजन में प्लेटफॉर्म या मंच होता है, और अपर रीजन में हेड या सीट्स होता है। तो ये स्मॉलर सब यूनिट 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम 30S सब यूनिट कहते हैं। 30S सब यूनिट की बात करें, जैसे ये 30S सब यूनिट की बात करें तो ये 3 भागों में सीट्स, मंच और आधार, इन 3 भागों से मिलकर बनी होती है। जबकि हम बात करें एक लार्जर सब यूनिट जो कि 50S सब यूनिट होती है, और ये दोनों मिलकर एक 70S प्रकार के राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो 50S सब यूनिट की बात करें तो ये भी 3 भागों में बटी हुई रहती है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, रिज, जो लेटरल साइड में उपस्थित होता है, पार्श्व दिशा में उपस्थित होता है, रिज या उभार कहलाता है। मध्य में पाए जाने वाला भाग सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस कहलाता है, अर्थात केंद्रीय अभिवर्ती कहलाता है, और बचा हुआ रेस्ट पार्ट स्टोक या व्रंत कहलाता है। तो ये भी 3 स्पष्ट भागों में विभेदित रहता है, जिनमें उभार, केंद्रीय अभिवर्ती और व्रंत शामिल होते हैं। अगर छोटी उपिकाई और बड़ी उपिकाई दोनों की बात करें तो इनकी आकृति सामान्यतः पत्तीनुमा होती है, या आप कह सकते हो इनके अलावा वर्गाकार या नखाकार होती है। मतलब किसी क्लो शेप्ड हो सकती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, या किडनी की शेप की आकृति इनमें देखने को मिलती है। तो वर्गाकार, पत्तीकार और नखाकार संरचना इनकी दिखाई देती है। ये आपस में इस प्रकार संयोजित या फ्यूज्ड रहती है जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा राइबोसोम्स जिनका मेजर फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय जब ये mRNA के साथ संयोजित होती है तो आपस में दोनों एक दूसरे से इस प्रकार फ्यूज्ड होती है और आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है, अंतर्गुंथित हो जाती है। अर्थात बड़ी सब यूनिट में जो छोटी सब यूनिट होती है वो धंस जाती है या फंस जाती है,
और इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इंटरलॉक्ड स्टेज है, जिनमें ये वाली बाहर वाली जो संरचना है ये लार्जर सब यूनिट शो कर रही है, और इसके भीतर वाली ये जो संरचना है ये स्मॉलर सब यूनिट या 30s वाली है। तो ये तो 30s वाली है और ये 50s वाली संरचना है। तो लार्जर और स्मॉलर दोनों सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस के समय आपस में एसोसिएट होती है। अदरवाइज ये डिसोसिएट के रूप में रहती है। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहती है और साइटोप्लाज्म में ये अलग अलग उप इकाइयों के रूप में कोशिका द्रव्य में एक प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित रहती है। तो साइटोप्लाज्म में ये बिखरी हुई रहती है, स्कैटर्ड रहती है, और आप कह सकते हैं अलग अलग उप इकाइयों में विभक्त रहती है। जबकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये जब आपस में एसोसिएट होती है या संयोजित होती है तो दोनों उप इकाइयां आपस में संयोजित होकर एक अंतर्गुंथित संरचना का निर्माण कर लेती है, जो कि इस प्रकार दिखाई देती है। अगर हम बात करें 30s और 50s सब यूनिट्स की, तो ये दोनों सब यूनिट्स आपस में फ्यूज्ड होकर या एसोसिएट होकर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। जब ये आपस में दोनों फ्यूज्ड होती है तो उस समय कुछ आप कह सकते हो कुछ क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये दरार आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो दरार होती है इनमें एमआरएनए गुजरता रहता है। जो दरार उपस्थित होती है इन दरारों में से एमआरएनए की चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन गुजरती रहती है, जो कि विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो जो बॉडी के फ्लूइड है या बॉडी के एंजाइम्स है, जिन्हें हम एंडोन्यूक्लियस कह सकते हैं, उन एंडोन्यूक्लियस से पॉलीपेप्टाइड चेन्स या एमआरएनए की प्रोटेक्शन करने का कार्य भी करती है। तो जब ये आपस में दोनों फ्यूज्ड हो जाती है तो कुछ क्लेफ्ट या दरार नुमा संरचनाएं बन जाती है। इन दरारों से एमआरएनए या पॉलीपेप्टाइड चेन गुजरती है, जो कि विभिन्न प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है। तो जब ये फ्यूज नहीं होती है तो एमआरएनए या पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी प्रोटेक्ट नहीं रह पाती है। तो फ्यूज होने के फलस्वरूप जो क्लेफ्ट या दरार नुमा जो संरचना बनती है, ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, क्लेफ्ट या दरार नुमा है। इन दरार नुमा संरचनाओं से एमआरएनए की पॉलीपेप्टाइड चेन्स पास होती है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर देखी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो 70s प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। आप सबको पता है यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम 80s राइबोसोम्स या यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स की संरचना के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स 80s प्रकार के होते हैं। 80s प्रकार के राइबोसोम्स को दो सब यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है। स्मॉलर सब यूनिट 40s प्रकार की होती है और लार्जर सब यूनिट 60s प्रकार की होती है। अर्थात 80s प्रकार के राइबोसोम को, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स की विशेषता होते हैं, इन्हें हम दो उप इकाइयों में बांट सकते हैं, जिनमें छोटी उप इकाई 40s प्रकार के राइबोसोम्स की होती है और बड़ी उप इकाई 60s प्रकार के राइबोसोम की होती है। 40s प्रकार के राइबोसोम्स का निर्माण दो संरचनाओं से होता है, जिनमें एक होता है 18s प्रकार के आरआरएनए अर्थात 18s प्रकार के आरआरएनए और 30 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर छोटी उप इकाई यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बनती है, जिन्हें हम 40s कहते हैं। 60s की बात करें तो 60s 3 प्रकार के आरआरएनए और 40 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं। लार्जर सब यूनिट की बात करें तो 60s सब यूनिट 3 प्रकार के आरआरएनए, 5s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए और 28s आरआरएनए अर्थात 5s आरआरएनए, 5.8
एस आर आर एन ए, 28 एस आर आर एन ए और 40 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अतः आप कह सकते हैं कि राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयां लगभग 70 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन्स के नंबर में वेरिएशंस सेल की पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पे देखने को मिल सकती है। सामान्यतः ये 70 से 80 प्रकार की प्रोटीन एक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में देखने को मिलती है। हम बात करें इनकी और डिटेल स्ट्रक्चर की, तो छोटी सब यूनिट्स किसी केप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है और बड़ी सब यूनिट किसी डोम शेप्ड या गुंबद के आकार की या छत के आकार की होती है। जैसे कोई किसी मंदिर में, मस्जिद में जो गुंबद होता है या छत होती है, उसके तरह इसकी लार्जर यूनिट होती है। तो जब छोटी और बड़ी दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम आयन की सांद्रता में आपस में चिपकती है या फ्यूज्ड होती है, तो हमें एक राइबोसोम अणु का फॉर्मेशन बनने वाली संरचना दिखाई देती है, जो कि 18S प्रकार की होती है। अर्थात 80S राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों आपस में एसोसिएट होती है या फ्यूज्ड होती है, तो एक टनल या आप कह सकते हैं एक गुफा नामक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स गुजरती है या एमआरएनए की चेन्स गुजरती है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है। तो एक टनल शेप स्ट्रक्चर जो बनता है या गुफा नामक जो स्ट्रक्चर बनता है, उनमें से एमआरएनए या पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे टनल शेप बनती है, तो ये यहाँ पे एमआरएनए की चेन्स गुजरती है, पास होती है। ये आपका एमआरएनए हुआ और एमआरएनए में भी दो एंड स्पष्ट देखने को मिलते हैं। एक इनिशिएशन एंड होता है, दूसरा टर्मिनेशन एंड होता है या टर्मिनेटर एंड होता है। तो इस प्रकार ये आपस में चिपकी रहती है। इनको आपस में चिपकाने के लिए मैग्नीशियम आयंस की सांद्रता अनिवार्य होती है या कंपलसरी होती है। अर्थात मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण या सांद्रता के कारण ये दोनों सब यूनिट आपस में फ्यूज्ड या एसोसिएट रहती है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होती है सेल्स के साइटोप्लाज्म में, तो धीरे धीरे ये सब यूनिट्स आपस में पृथक होने लगती है और अलग अलग या सेपरेट प्रकार से अपने आप को अरेंजमेंट या विन्यासित कर लेती है। राइबोसोम्स के चिपकने की बात है तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपने देखा होगा राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, जो न्यूक्लियस में उपस्थित संरचना है। तो केंद्रिका से ये केंद्रक में आते हैं और केंद्रक से ये न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र जो कि केंद्रक में उपस्थित होते हैं, उन न्यूक्लियर पोर से ये बाहर निकलते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में जो अंतःप्रदेवी जालिका होती है उससे चिपके हुए रहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी की थी तब देखा था कि केंद्रिका से निकलकर ये केंद्रक में पहुंचते हैं और केंद्रक द्रव्य से न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हुए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे चिपक जाते हैं और एक विशेष प्रकार की अंतःप्रदेवीय जालिका जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो वहां उन राइबोसोम कणों को चिपकाने का कार्य एक विशेष प्रकार की प्रोटीन करती है जिसे हम राइबोफोरिन कहते हैं। तो राइबोफोरिन प्रोटीन ही ऐसे कारक या एजेंट है जो राइबोसोम को अंतःप्रदेवीय जालिका से चिपकाने का कार्य करती है। ये प्रोटीन सामान्यतः दो प्रकार की होती है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। इन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर आकर अटैच्ड होते हैं। तो ये थी यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम की जनरल स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू से ली गई इमेजेस। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के फंक्शंस की।
अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के कार्य की। राइबोसोम्स के कार्य की बात करें तो राइबोसोम्स मुख्यतः प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनके अलावा भी कुछ मेजर फंक्शंस है जो निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्योंकि राइबोसोम में ही ऐसे एंजाइम्स और कारक उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात प्रोटीन के संश्लेषण में। इन बंद कर थोड़ी देर, 5 मिनट सुनता है। कौन ने बंद कर? अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के कार्य की। राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइबोसोम्स किसी भी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जो कि इनका मेजर फंक्शन है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम और कारक उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। सभी कोशिकांगों में से केवल राइबोसोम में ही ऐसे जीन उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। नेक्स्ट बात करें, दे गिव राइज टू सीक्रेटेड प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन ऑफ लाइसोसोम, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करते हैं जिनमें स्रावी प्रकार की प्रोटीन या स्रवणकारी प्रोटीन, इनके अलावा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा होगा आपने, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन में प्रोटीन धसी हुई रहती है उसको भी ये उत्पन्न करते हैं, अर्थात स्रावणकारी प्रोटीन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन एंड प्रोटीन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम में उपस्थित प्रोटीन, इन सब का उत्पादन या निर्माण ये राइबोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। अगर हम राइबोसोम की उत्पत्ति के बारे में देखें तो राइबोसोम की उत्पत्ति या निर्माण सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए कहते हैं, और राइबोसोमल प्रोटीन या राइबोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन्स। तो प्रोटीन और आरआरएनए से मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम ओरिजिन को बात करें राइबोसोम्स की तो ये दो मेजर संगठकों से मिलकर बना है जिनमें आरआरएनए और प्रोटीन्स होती है। अभी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले 70 और 80S प्रकार के आरआरएनए में विभिन्न प्रकार के आरआरएनए देखने को मिलते हैं। इनके अलावा प्रोटीन्स मिलकर एक राइबोसोम्स यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इनके अलावा एज ए चेपेरोन्स, चेपेरोन्स क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चेपेरोन्स ऐसी नव संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड्स को अलग करने के लिए या वल्लित या फोल्डेड करने के लिए पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती है, अर्थात चेपेरोन्स नव संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड को वल्लित करने के लिए पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती है जो न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स को इनफोल्डेड या वल्लित करने का कार्य करती है, जिनकी सहायता से प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट में पहुंचती है। तो आप कह सकते हैं चेपेरोन्स प्रोटीन का ही एक प्रकार है जिनकी सहायता से नव संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड चेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका और हरित लवक में पहुंच पाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे राइबोसोम्स के फंक्शंस। इस वीडियो में जो कि राइबोसोम का पार्ट 2 था, राइबोसोम के पार्ट
वन में हमने कुछ की पॉइंट की सहायता से इसकी डिस्कवरी और इनके उपनाम देखे थे। आज हमने राइबोसोम के पार्ट 2 में मुख्यतः स्ट्रक्चर, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के राइबोसोम्स 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम की संरचना और कार्य देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राइबोसोम संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या या क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में उसे भेज सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।